अब हम देखेंगे राजनीतिक आंदोलन जो 1907 से 1919 ईस्वी तक हुआ था। तो इससे पहले के अगर पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे देख लें प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के, जिसमें स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, नरमपंथी और इससे पहले के सारे पार्ट अपलोड हैं। और इसका लिंक भी मैं जो आई बटन उसमें देने का प्रयास करूंगा। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट जो 1907 ईस्वी के अंदर हुई थी, इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या था, देखो, स्वतंत्रता जो आंदोलन का पहला चरण था, उस चरण के अंदर जो क्रांतिकारी आतंकवाद है वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, गति पकड़ रहा था। तो इसी दरमियान जो दिसंबर 1907 के अंदर जो सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया, उसमें कांग्रेस क्या होगी, दो भागों में विभाजित होगी। और इस विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था कांग्रेस के अंदर दो विपरीत जो विचारधाराएं थी उनका उदय होना। उसके कारण कांग्रेस अलग अलग भागों में बंट गई, यानी जो गर्मपंथी और नरमपंथी दो विचारधारा थी इन विश्वास। अब इसमें था क्या, इसके अंदर जैसे 1905 का ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता के अंदर बनारस में, उसमें उदारवादियों और जो उग्रवादी यानी कह सकते हैं जो गर्मपंथी हैं उनके बीच में मतभेद खुल करके सामने आ गए थे। तो इस अधिवेशन के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने जो नरमपंथी है उनकी क्या की थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार और सहयोग की नीति की कटु आलोचना की थी। यानी तिलक की ये मंशा थी कि स्वदेशी और स्वीकार जो बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा था उससे पूरे बंगाल के साथ साथ देश के अन्य भागों में बड़ी तेजी से उसका विस्तार किया जाए, और साथ में जो सरकारी सेवाएं और न्यायालय और व्यवस्थापिका सभाएं उनको भी शामिल करके इस जो आंदोलन है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाए। लेकिन उदारवादी इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, इसके अलावा वो अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। यहीं से लेकर के दोनों के अंदर क्या आ गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया था। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेज में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखेंगे विस्तार से। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था। कहाँ पर होना था, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। जो गर्मपंथी लोगों के यानी तिलक आदि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, गर्म दल के नेता थे, वो इसी क्षेत्र से आते थे। और सबसे प्रमुख कौन थे, तिलक ही थे, जैसा अभी मैंने आपको भूमिका में बताया। बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके सूरत कर दिया, क्योंकि इनके मतभेद, जैसा मैंने आपको बताया, जो 1905 का बनारस अधिवेशन था वहीं से इनके मतभेद जो स्पष्ट हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे तैसे करके यहाँ से चल रही थी चीज़ें, क्योंकि इस अधिवेशन में लेकर के भी इनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ। उस विवाद को तो जैसे तैसे करके इन्होंने क्या कर दिया, सुलटा दिया। लेकिन फिर जब इस मांग को आगे नहीं बढ़ाया गया, 1906 में भी विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर के, है ना, जिसमें जो गर्मपंथी थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और अंत में जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना करके इस विवाद का पटाक्षेप किया गया था। लेकिन इस बार फिर उन्होंने जब जो गर्मपंथी उनकी तैयारियों को, उनके तेवरों को देख करके क्या किया, अब इस बार तो जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने जगह ही बदल दी थी। तो दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के, सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे हुआ, सूरत में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर फिर से विवाद हुआ। जैसा 1906 के अंदर जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था, वैसा ही विवाद यहाँ पर हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर के। यानी जो गर्मपंथी लोग थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन नरमपंथियों ने क्या कर दिया, लाला लाजपत राय की जगह रास बिहारी जो घोष थे उनको अध्यक्ष बनवा लिया, है ना। तो इससे पहले जब रास बिहारी इसमें कहाँ 1906 के उसमें चाहते तो यहाँ बनवा लिया। और गर्मपंथी 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो हमने पीछे के पार्ट में पढ़ा था, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के चार जो प्रस्ताव पारित किए गए उन पर चाहते थे कि उन पर गारंटी हो, है ना, कि इन प्रस्तावों को जो स्वीकार करने की क्या दी जाए, गारंटी दी जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, यहाँ गारंटी की कोई बात थी नहीं, है ना। तो ये सारे जो कर्जन की जो क्रियावादी नीति है, बंगाल विभाजन की जो आलोचना है, स्वदेशी और बहिष्कार का चरण है, इसके लिए कुछ कारण निकालना था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। इधर जो स्वराज्य और स्वशासन उसमें भी था। ये काफ़ी कुछ चीज़ें जिनको लेकर के गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में क्या हो गए, यहाँ मतभेद हो गए थे, और इसी को लेकर के यहाँ विभाजन हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि
अधिवेशन के अंदर क्या फेंकी जाने लगी, कुर्सियां फेंकी लाने लगी हमें, यानी इस तरीके का यहाँ विवाद गतिरोध हो गया, यानी यहाँ आड़ियल रुख हो गया। दोनों ही पक्षों ने, जो हमने 4 जो प्रस्ताव इन्होंने रखे थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि के, जो इन पर दोनों ही पक्षों ने क्या कर लिया, अड़ियल रुख अपना दिया। इसी कारण, इस इनके अड़ियल रुख के कारण यहाँ क्या हो गया, अब मतभेद की स्थिति यानी विभाजन की स्थिति बन गई थी। और इसी अड़ियल रुख के अंदर आपस में हाथापाई भी प्रारंभ हो गई, यानी झगड़े में बदल गई ये सभा। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका, जो किसको, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ जो जी थे उनको लगा, और पंडाल में हंगामा हो गया। इससे बड़े जो नरमपंथी थे बड़े ही उग्र हो गए थे, यानी नरमपंथियों ने इस जूते फेंके जाने की घटना को लेकर के, विशेषकर फिरोज शाह मेहता ने तो इसको तिल का ताड़ बना दिया कि किसी भी आधार पर अब वो उग्रपंथियों को यानी गर्मपंथियों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर के यहाँ क्या था, विभेद हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इनमें क्या था, इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर जो है क्या, उदारवादी यानी नरमपंथियों का बहुमत था, उनका वर्चस्व था। और इसी कारण उन्होंने जो ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य और स्वशासन की मांग की और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। नरमपंथियों ने गर्मपंथियों की बातें नहीं मानी, और साथ में इन्होंने क्या किया, अपने वर्चस्व और बहुमत के कारण यहाँ से जो गर्मपंथी यानी उग्रवादी उनको क्या कर दिया, बाहर निष्कासित करवा दिया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक आदि ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिरोज शाह मेहता और उनके समर्थकों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो पाया, और कांग्रेस 2 दलों में, गर्म दल और जो नरम दल है उसमें बंट गया था। किसी अधिवेशन में, इसी 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर। ब्रिटिश सरकार ने भी क्या किया, ब्रिटिश सरकार को तो एक मौका मिल गया। ब्रिटिश सरकार तो यही चाहती थी कि कांग्रेस कमज़ोर हो, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए, यानी उस नीति पर चलते हुए गर्मपंथियों का क्या कर दिया, दमन। अब बड़ी संख्या के अंदर गर्मपंथियों को गिरफ्तार करने का उन्होंने कार्य किया था। क्योंकि इसी समय ब्रिटिश सरकार जो 1907 से 1911 के मध्य कुछ कानून लेकर आई थी इन गर्मपंथियों को कुचलने के लिए, जिसमें राजद्रोही सभा अधिनियम था 1907 के अंदर, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था 1908, फौजदारी कानून जो संशोधित अधिनियम 1908 था, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 था। तो इन सब को लेकर के क्या हो गया, इनसे गर्मपंथियों का उन्होंने, सरकार ने दमन कर लिया, और सरकार ने नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, और इसको खुश करने के लिए कुछ प्रयास भी किए। और आगे 1909 के अंदर सरकार एक अधिनियम भी लेकर आएगी। गवर्नर जनरल मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ने भारत सचिव मार्ले को लिखा कि सूरत कांग्रेस का पतन हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। यानी ये तो जायज़ सी बात थी कि किसी भी भारतीयों के अंदर आपसी फूट अंग्रेजों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और अंग्रेज तो शुरुआत से यही, इसीलिए यही तो चाहते थे कि भारतीयों को आपस में लड़ाया जाए, झगड़ाया जाए। सूरत की कांग्रेस की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की बहुत ही दुखद घटना बताई। इस बात को आप ध्यान रखना। एनी बेसेंट ने कहा यह बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही दुखद है, जो कि नहीं होना चाहिए था। गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। कौन? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये देख सकते हैं, ये आपके इनके तीनों के ही फोटो। इसके अलावा एक अरविंद घोष थे, है ना। गर्मपंथियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक पर अब क्या हुआ, सरकार को बड़ा ही मौका मिल गया, क्योंकि सरकार ने देखा कि कांग्रेस अब 2 भागों में विभाजित हो चुकी है, और जो नरमपंथी है वो गर्मपंथियों का अब सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए अब हमें मौका है कि हम क्या करें, इनका दमन कर दें। तो इसके लिए गर्मपंथियों के जो मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार पर क्या कर दिया, इन पर राजद्रोह का जो मुकदमा चला है, और मुकदमा चला करके इन्हें क्या भेज दिया, बर्मा की जो मांडले जेल है उस जेल के अंदर भेज दिया गया, है ना। कितने वर्ष की सज़ा देकर के? 6 वर्ष की सज़ा देकर के इन्हें वहाँ भेज दिया गया। इधर लाला लाजपत राय को मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ था, उस किस मानहानि के मुकदमे के लिए ये कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए चुनवाई। और विपिन चंद्र पाल ने क्या किया, अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इस तरीके से इसके प्रमुख जो 3 नेता हैं वो आंदोलन से हट गए, और इसी से जो गर्मपंथियों का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। यानी गर्मपंथी आंदोलन है वो एक बार क्या हो गया, जो बिखर गया, है ना। तो तीनों ही प्रमुख नेता अलग अलग हो गए, तो इससे आंदोलन क्या हो गया, बिखर गया। अब कोई नेतृत्व करता रहा नहीं, क्योंकि सरकार ने कुछ का दमन कर दिया, कुछ को ऐसे कानूनों में फंसा दिया या केसों के अंदर फंसा दिया, और कुछ ने इस तरीके से संन्यास ले लिया, जैसे विपिन चंद्र पाल। अब पीछे रहते अरविंद घोष, ये भी कुछ समय बाद, यानी अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार, कुछ समय तक इन्होंने
जो राष्ट्रीय विचार हैं, जो ग्रामपंथियों के, उन विचारों को चलाने का काम किया था। लेकिन अनंत ये क्या कि अरविंद घोष भी 1910 में पांडिचेरी चले गए और इन्होंने फिर राजनीति को छोड़ करके धर्म का मार्ग अपना लिया था, यानी धर्म के क्षेत्र में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोग जिन्हें विशेष प्रेम और लगाव के कारण लोकमान्य के रूप में जानते हैं, जिनको लोगों के बीच में बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है, जो कोई सम्मान किसी संस्था या किसी संगठन की तरफ से न देने के बावजूद भी जनता के अंदर इतने लोकप्रिय थे कि जिनकी मृत्यु के समय उस समय के लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए थे, जो उनकी ख्याति को सर्वविकसित करता है। उनके जैसा मान्य व्यक्तित्व उस समय हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं था। उन्हें जो भी प्यार, जो भी उपाधियाँ, जो भी समर्थन, जो भी उनके लिए जुड़ाव रखा गया, तो वो जनता ने रखा और जनता ने ही उसका सहयोग किया। अन्य किसी राजनीतिक दलों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस से भी संबंधित रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें न तो सही ढंग से सम्मान दिया और न ही कांग्रेस के अंदर वो अपना कार्यकाल सफल कर पाए। संकट के दिनों में भी उनका सिर्फ जनता के अलावा किसी ने भी सहयोग नहीं किया। जिन्होंने अंग्रेजी सरकार से सर्वप्रथम तीखे शब्दों में बात की और कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी इन्होंने स्पष्ट किया था कि स्वराज्य किसी की खैरात नहीं है जो दे, वो तो हमारा जन्म से ही अधिकार है और हम उनके अधिकारी हैं और ये तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। जिन्हें कांग्रेस के अंदर ग्रामपंथी दल के नेता के रूप में जाना जाता है, जिनको कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जिनके समाचार पत्र हमेशा अंग्रेजों के दिलों के अंदर सुई घोंसने का काम करते थे, ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में हम आज पढ़ेंगे और उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हाँ जी, आपने सही सुना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में आगे पढ़ने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो इतिहास का जो सिलेबस है 2020-21 वाला, उसका पूरी किताब के हिसाब से मैंने टिक मार करके वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के या वीडियो वाले ऑप्शन पर जाकर के, जिसके माध्यम से आप कौन सा पार्ट के अंदर वाला कौन सा चैप्टर आएगा वो अंकित कर सकोगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब करके मुझे धन्यवाद जरूर दें और एक कमेंट की भी चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि उस कमेंट को भी यहाँ प्रशंसित नहीं करूँगा, लेकिन उनके बारे में कहूँगा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरे को समर्थन और सहयोग दिया है। कभी ऐसा मौका मिला तो कमेंट के बारे में अलग से सेक्शन रखूँगा, जिसमें बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। यानी कई सारे विद्यार्थी इसके माध्यम से भी अध्ययन और अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। कई सारे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट ले, तो ऐसे अभी तक इनकी संख्या कम है। बहुत सारे इतने सब्सक्राइबर हैं, सभी अगर लगाव से जुड़ करके अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करें तो कितना अच्छा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप सबका मुझे प्यार और मोटिवेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। और आपके लिए हमेशा मैं सहायता करता रहूँगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको, और आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे क्या हो लाभान्वित हो। इसी कार्य को लेकर के ही मैंने ये प्रयास किया कि ताकि राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो।
कुछ जैसे अध्याय संख्या 5 के जो खराब पार्ट थे वो इस बार सिलेबस से बाहर हो गए हैं और बाकी पार्ट इसमें हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका मैं दोबारा पार्ट अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ये पूरा होने के बाद कक्षा 11 का भी प्रारंभ किया जाएगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो गंगाधर इनके पिताजी का नाम था गंगाधर तिलक। तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध बनाकर उन्हें संगठित और सक्रिय करने का क्या किया, प्रयास किया। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जनता से सीधा जुड़ाव रखता हो, तो तिलक ही ऐसे व्यक्ति थे एकमात्र जिन्होंने जनता से सीधा संबंध, सीधा जुड़ाव पैदा किया था। और उसी जुड़ाव के कारण ही जनता इनकी अपने ही जनता की नज़रों के अंदर ये क्या थे, इनकी उपाधि आगे अभी देखेंगे। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्होंने कोई खैरात नहीं मांगी। जो नरमपंथी लोग जैसे चिट्ठी लिखते थे, याचना भिक्षावर्ती मांगते थे, वो रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया। लोग इन्हें लोकमान्य कहते। इसी कारण लोग इन्हें क्या माने, लोगों से जो निकट जनता से संबंध के कारण लोग इसने लोकमान्य के नाम से, यानी जनता के अंदर ये मान्य थे। ये कब कहा गया, लोगों ने इन्हें कब ये उपाधि दी, तो बात है 1896-97 की। इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर कर न देने का आंदोलन चलाया था और इसी आंदोलन के समय लोगों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि से नवाजा था। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर हुआ था। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेना में थे और इस समय तिलक की स्थिति उनके पिता की और काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक स्थिति के वो व्यक्तित्व थे और तिलक को उन्होंने हर तरीके की शिक्षा दीक्षा उस समय प्रदान करवाई थी और तिलक ने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। कानून की शिक्षा प्राप्त करके तिलक जी जो अध्यापन के कार्य से जुड़ गए, है ना। किसका कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया, अध्यापन का कार्य इन्होंने प्रारंभ करवाया। प्रारंभ के अंदर वो निजी स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया करते थे, गणित पढ़ाया करते थे और फिर उनका शिक्षा से विशेष लगाव था। इसी कारण इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पुणे में एक न्यू इंग्लिश स्कूल की भी क्या की, स्थापना की। इसके अलावा वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित रहे। तिलक ने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकाले। एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। एक समाचार पत्र का नाम था मराठा, जो अंग्रेजी साप्ताहिक था जिसका नाम था द मराठा, और दूसरा केसरी जो मराठा दैनिक था जिसका नाम था द लोयन, LION, द लोयन नाम था इसका। यानी आपको ध्यान रखना है, मराठा है वो अंग्रेजी साप्ताहिक है, जबकि केसरी है वो कैसा है, मराठी दैनिक है, यानी अलग अलग भाषा के अंदर है। आप ये भूल न कर बैठो कि मराठा मराठी भाषा में होगा, ऑपोजिट है यहाँ पर। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया, विकास करने का कार्य किया। तिलक का ये महत्वपूर्ण था। तिलक ने जब लोगों से जुड़ा होने के कारण लोगों को देखा कि लोग कौन से बिंदु से लोग ज़्यादा प्रभावित होते, किस चीज़ से लोगों के अंदर ज़्यादा जागृति फैल सकती है, तो उन्होंने महसूस किया कि धार्मिक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को क्या करता, सर्वाधिक प्रभावित करता और लोग इस मुद्दे से लोग ज़्यादा जुड़ा प्रस्तुत करते हैं। तो इसी कारण जो राष्ट्रीयता की जो मांग थी, उस मांग को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, इसी बात की तरफ अपना ध्यान प्रारंभ किया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का इन्होंने क्या किया, इसी के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा प्रदान की थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया था। तिलक ने युवाओं के नैतिक और शारीरिक विकास के लिए क्या किया, विभिन्न अखाड़े स्थापित किए, विभिन्न लाठी क्लब स्थापित किए और गो हत्या विरोधी समितियां भी क्या की, इन्होंने स्थापित की। तो इस तरीके से तिलक ने हर क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए, यानी बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष से परिचित होने के लिए इन्होंने क्या किया, अखाड़ों की स्थापना की जिसमें मल्लयुद्ध के द्वारा शारीरिक विकास होता था। लाठी क्लब स्थापित किए जिसके माध्यम से लोग को लाठी चलाना सिखाया गया। इसके अलावा जो गो हत्या थी इसके विरोध में समितियां गठित की ताकि गायों का संरक्षण किया जा सके। अब बढ़ते हैं इनकी कुछ घटनाओं की तरफ, क्रांतिकारी या राजनीतिक घटनाओं की तरफ हम देखेंगे। अब देखो होता क्या है, 1897 ईस्वी के अंदर इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में विशेषकर प्लेग
जो पूना वाले क्षेत्र के अंदर क्या फैल सकता है, प्लेग फैल सकता है। और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण इस समय अंग्रेज अधिकारियों क्या करते थे, इसमें प्लेग को रोकथाम के लिए इसके इलाज के बहाने भारतीयों के घर में जबरदस्ती घुसते थे और घुस करके भारतीय लोगों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ में ये क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। तो इन दुर्व्यवहारों का समाचार इन्होंने क्या किया, इन दुर्व्यवहारों को इन्होंने अपने जो समाचार पत्र है उसमें इनको क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। जब इनके समाचार पत्र में ऐसे दुर्व्यवहार की खबरें प्रकाशित हुई और ये खबरें पढ़ करके दो भारतीय थे, एक का नाम था दामोदर सापेकर और दूसरे का नाम था कृष्ण सापेकर, इन दोनों ही भाइयों का खून खोल उठा और इन दोनों भाइयों ने क्या कर दिया, जो प्लेग कमिश्नर थे उनकी हत्या की योजना बनाई। और 27 जून 1897 में इन दो जो प्लेग अधिकारी था, जिसमें एक था कमिश्नर रेंड और दूसरा था लेफ्टिनेंट एस्टन, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। अब देखो इनकी हत्या हो गई, किस कारण हो गई, तिलक के द्वारा इसको अपने समाचार पत्रों में इसके अंग्रेज अधिकारियों के दुर्व्यवहारों को प्रकाशित करने के कारण। अब ये वो घटना है जिसे भारत के अंदर, जिसे भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा जाता है। इन दोनों की हत्या को भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट, इसके अलावा भारतीयों में या कह सकते हैं या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या ये मानी जाती है। अब क्या हुआ, नव युवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। तिलक ने कौन से समाचार पत्र में, ये इनका समाचार पत्र था केसरी। इस केसरी समाचार पत्र में जब ये खबर प्रकाशित की तो केसरी में लिखे लेख के आधार पर, जिसमें तिलक ने क्या कर दिया, वापस दोबारा इन लेफ्टिनेंट कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट जो एस्टन था, इनकी हत्या की तुलना तिलक ने केसरी समाचार पत्र के अंदर किसके कर दी, शिवाजी द्वारा जब अफजल खां की हत्या कर दी उससे तुलना कर दी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की थी। तो इस बार फिर से सरकार ने इसी लेख को आधार बना करके क्या कर दिया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया। किस आरोप में, कि उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से नवयुवकों को भड़काने का काम किया, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों की तरफ बढ़ाने का काम। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें क्या, भारतीय क्रांति का क्या किया, जनक कहा। सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन पर क्या किया, राजद्रोह का अपराध लगा करके उन्हें 18 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। ये तो अभी शुरुआत थी, अभी आगे और हम इनके बारे में देखेंगे और इनके महान कार्यों से हम परिचित होंगे। अब देखो तिलक और कांग्रेस, तिलक कांग्रेस के गर्म दल, कांग्रेस के दो भाग थे जिन्हें विभाजन के बारे में हम देख लिया। तो इसमें दो दल बन चुके थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो तिलक जो लाल बाल की टिकड़ी थे उसमें शामिल थे। वे क्या करते थे, वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना का मार्ग, भिक्षावर्ती का जो राजनीतिक भिक्षावर्ती का मार्ग है उसमें विश्वास नहीं करते थे। उसके स्थान पर संघर्ष का मार्ग वो अपनाने का पक्षधर थे। यानी वो कहते थे कोई अंग्रेजों से हमारे अधिकार मांग रहे, खैरात थोड़ी है उनसे हम याचना करें, भिक्षावर्ती करें, हमारा अधिकार है और हम लेंगे। तो इसके लिए इन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाने पर बल दिया था। इन्होंने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसी की खैरात नहीं है जो मुझे दे, कोई भिक्षावर्ती नहीं है जो किसी से मैं इससे मांगूं, ये तो मेरा अधिकार है और मुझे इसे प्राप्त होना ही चाहिए। और संसार भर में सबको प्राप्त है, तो हम भारतीय ही वंचित क्यों हैं। तिलक ने स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य, जिसमें भारतीय खुद ही अपना राज्य चलाए, स्वदेशी भारत में बनी वस्तुओं का लोग क्या करें, प्रयोग करें, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना, ये होता है बहिष्कार। राष्ट्रीय शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, उसमें शिक्षा नहीं, उसकी जगह राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए ताकि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और लोग देश के बारे में कुछ कर सके, जान सके। इनकी बात कही थी। 1907 ईस्वी में सूरत का जो कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की फूट पड़ गई थी। कमेंट बॉक्स में आपको इसका
अध्यक्ष कौन बना था उसके बारे में बताना है, और तिलक को कांग्रेस से क्या होना पड़ा अलग। तिलक ने काफ़ी प्रयास किया था इस समय कि कांग्रेस का विभाजन नहीं हो, लेकिन फिरोज शाह मेहता के आड़ियल रवैये के कारण आखिर उनकी एक न चली और कांग्रेस का 2 भागों में बंटवारा कर दिया। और गर्मपंथियों में तिलक को भी गर्मपंथियों के साथ क्या कर दिया, कांग्रेस से बाहर फेंक दिया इन्होंने। तो इस तरीके से इसके अलावा तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, यानी इन्हें जो मान और सम्मान मिला वो सिर्फ जनता की तरफ से, किसी ने भी नहीं किया। यहाँ तक कि जिस कांग्रेस में ये संघर्ष किया, जिसमें कांग्रेस में ये शामिल रहे, उस कांग्रेस ने भी इसको कोई सम्मान नहीं दिया, इन्हें कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया। तो इस कारण जब लोग, किसी संस्था ने, किसी संगठन ने, यहाँ तक कि बाकी बहुत राजनेता थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ सम्मान, तो उस तरफ तो तिलक का देखने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जो भारत की राजनीतिक संस्था, विशेषकर कांग्रेस के अंदर उनके थोड़ी आशाएं थी, लेकिन उस आशा को नरमपंथी लोगों के प्रभुत्व के कारण कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन उन्हें भारत के लोग अपने दिलों में बेताज बादशाह के रूप में जानते थे और लोग इसी नाम से उन्हें पुकारते थे। तो बोलो कौन थे वो लोग जिन्हें बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज कांग्रेस की फूट से लाभ उठाना चाहते थे और ये लाभ उठाया भी, और इसके बारे में तिलक ने कहा भी था, लेकिन इनकी बात को किसी ने सुना भी नहीं। तो उसका लाभ उठाते हुए तिलक जैसे गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने का कार्य किया था। अब बात क्या होती है, 1908 ईस्वी में इन्हें जब 6 वर्ष के कारावास की सजा लेकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, तब जनता ने इनके विरोध में क्या क्या जुलूस निकाला। अब बात क्या थी, बात है 1908 के मुजफ्फर बम कांड भी, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की हत्या कर दी गई। इसकी हत्या करने वाले प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया था, है ना, कि अगर अंग्रेज लोग अत्याचार करेंगे तो भारतीय लोगों को भी क्या है, उसका बदला लेने का अधिकार है। इस बात से अंग्रेज बड़े ही रुष्ट हो गए थे और उन्होंने यही अभियोग लगा करके पहली बार भी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जब उन्हें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के कार्य का समर्थन किया था, तब 18 माह की सजा दी। और इस बार समर्थन करने पर इन्होंने सीधा ही आंकड़ा घुमा दिया 6 वर्ष का। तो इन्हें 6 वर्ष की क्या सुना दी गई, सजा सुनाकर बर्मा की मांडले जेल इन्हें भेज दिया गया था। तब कोई नहीं आया, जिस कांग्रेस में ये शामिल थे उसने भी विरोध नहीं किया, न किसी ने बचाने या छुड़ाने की कभी मांग की। तब इनके विरोध में जनता ने जुलूस निकाला था। तो इसीलिए तो इन्हें लोकमान्य और बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। तिलक ने जब इस सजा के बारे में कहा, क्या कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर हो कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, स्वराज्य प्राप्ति था। तो उन्होंने कहा यही ठीक, अगर मुझे कष्ट मिलकर के भी होती है प्राप्ति तब भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तिलक ने इस सजा को मांडले जेल का जो समय मिला, लोगों से दूर रहे, तो उस समय को उन्होंने रचनात्मक कार्यों में लगाया। और इस जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक एक अनमोल पुस्तक की रचना की। इसके अलावा तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के अंदर जो आर्कटिक द्वीप है क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थान बताया था। यानी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें आर्यों के आगमन की हमें जानकारी मिलती है। तिलक 1914 ईस्वी में 6 वर्ष की सजा पूर्ण करके मांडले जेल से छूटे। इसके बाद पुनः वो कांग्रेस में शामिल होने का प्रयास किया और इसी समय कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 के लखनऊ समझौते में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी वो हमेशा तोड़ना नहीं चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। इसके बाद में जब इस समय कांग्रेस कोई आंदोलन चलाने को तैयार नहीं हुई थी, तब बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, उसके साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया, होम रूल आंदोलन चलाया गया। हालांकि आपकी बार आपके चैप्टर से हटा दिया गया, इसलिए इसके बारे में आप नहीं जान पाओगे, जिसमें अलग अलग चलाया गया था। कुछ क्षेत्रों में तिलक ने, जैसे बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में तिलक के द्वारा जिसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 और शेष भारत के अंदर जो स्वशासन आंदोलन वो एनी बेसेंट ने चलाया, जो 3 सितंबर 1916 को अड्यार मद्रास से प्रारंभ किया गया।
अब तिलक के निरंतर इन देश के लिए और राष्ट्रीयता के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, इस कार्यों को लेकर के एक व्यक्ति था वैलेंटाइन सिरोल, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिया अर्नेस्ट। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक बताया और इस घटना से जो तिलक बड़े ही आक्रोशित हो गए और इसी कारण तिलक ने जो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसको दायर करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? इन्हें लंदन में जाना पड़ा था। अब जब वो लंदन में ही थे, वहीं इनकी 1 अगस्त कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को उनका लंदन के अंदर ही क्या हो गया? निधन हो गया। और इसी निधन से पूरा भारत शोक में व्याप्त हो गया। कमेंट करके आपको बताना 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? इस समय कांग्रेस भारत के अंदर जिस दिन उन्होंने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, उसी दिन तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर कोई लोग नहीं आए, लेकिन कोई नेता वगैरह नहीं आए, लेकिन इनकी यात्रा में लोग शामिल हुए जिनके अंदर जनता के अंदर ये फेमस थे। तो लगभग 5 लाख व्यक्ति इनके जो अंतिम संस्कार की यात्रा है, अंतिम यात्रा के अंदर शामिल हुए। इस बात से ही उनकी जो दोनों ही उपाधियां लोकमान्य और बेताज बादशाह की सिद्ध होती है कि किस तरीके से वो जनता के अंदर लोकप्रिय थे। तो आज का चैप्टर में इतना ही देखेंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम थोड़ी सी बात करेंगे, सिर्फ कुछ बंगाल की क्रांतिकारी घटनाएं हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके बाद 1919 का उसके अंदर अधिनियम देखेंगे। धन्यवाद। आज हम देखेंगे बंगाल के विभाजन के बाद होने वाले कुछ बंगाल की जो प्रमुख घटनाएं और उसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां, और इसके बाद हम देखेंगे 1909 का जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, उस अधिनियम के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। ये सारी बात आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। फिर 1909 के अधिनियम, इसका हम करेंगे आलोचनात्मक विवेचन। ये सारी बातों को लेकर के आज हमारा फोकस रहेगा। और आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। तो अब इसको करते हम प्रारंभ। यानी जो बंगाल के अंदर हमने जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, उन्हीं का ही हम आगे अध्यापन करें। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इस विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के साथ में कई ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। इन क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं या क्रांतिकारी जो संगठन है, उन संगठनों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार जो घोष उन्होंने की थी, और इसके साथ एक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। यानी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ जो दत्त है, इनके नेतृत्व में इस अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। वैसे इसकी अलग अलग शाखाएं थी, जैसे मिदनापुर के अंदर इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता के अंदर इसका गठन जो केपी मिश्रा थे उन्होंने क्या किया था। तो इस तरीके से सब जगह अलग अलग थी। अब इसके अलावा बंगाल के अंदर साधना समाज है और शक्ति जो समिति है। इसके अलावा जो युगांतर समिति है, जैसे कई गुप्त संस्थाओं का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था इस क्षेत्र के अंदर। यानी ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? अपने लोगों के अंदर क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ, उन गतिविधियों को क्या कर रही थी? संचालित कर रही थी। इधर युगांतर और संध्या, देखो युगांतर एक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, जबकि संध्या नामक जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन ब्रह्म बादव उपाध्याय ने किया। ये जो पत्रिका है, ये सशस्त्र विद्रोह का क्या कर रही थी? अभी भी लोगों के अंदर इसका प्रचार कर रही थी। और यहाँ पर इस समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जो क्रांतिकारी लेख थे, उनके द्वारा लोगों के अंदर बड़ा ही असंतोष पैदा हो रहा था। जैसा कि वारिसाल के अंदर जो सम्मेलन हुआ, जिसके प्रतिनिधियों पर पुलिस ने अत्याचार किए, इसके विरोध भी युगांतर में लिखा गया, जिसके बारे में युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है, और भारत में निवास करने वाले जो 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन और शोषण को रोकने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? अपने 60,000 हाथों का उपयोग करना चाहिए। यानी वो मानते थे कि ताकत को ताकत के द्वारा ही रोका जा सकता है। इसके अलावा जो युगांतर समिति थी,
जिसने अपने एक लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, जिसको इन्होंने नाम दिया था मुक्ति कौन पाते, यानी मुक्ति किस मार्ग से है। और इसके अलावा जो युगांतर समिति है, और इस पुस्तक के माध्यम से भी भारतीय जो क्रांतिकारी है उनको भारतीय सैनिकों से हथियारों की उनके लिए मांग की गई, उनके लिए आग्रह किया गया कि वो भारतीय सैनिकों से कि वो क्या करें, क्रांतिकारियों को क्या प्रदान करे, शस्त्र प्रदान करे। अब कुछ इनकी जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, जो इनके युगांतर समूह द्वारा ही की गई थी। तो 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के पास में लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को क्या किया गया था, बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस कोशिश में ये सफल नहीं। इसी तरह ढाका का जो पहला मजिस्ट्रेट था एलन, उसको भी मारने की कोशिश की गई ये, लेकिन ये क्रांतिकारियों के सारे प्रयास यह क्या हो गए, असफल हो गए। इसके बाद क्रांतिकारियों जो युगांतर समिति थी, इसी के लोगों ने मुजफ्फर पर बम कांड यानी 1908 को अंजाम दिया था। इसमें क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अब आपको विचार होगा कि क्रांतिकारियों ने आखिर इनकी हत्या का प्रयास क्यों किया। तो जो ये जज था किंग फोर्ड, ये देशभक्तों को क्या सुनाता था, कड़ी से कड़ी सजाएं सुनाया करता था। यानी ये क्या करता था, जो युवक होते थे, जो क्रांतिकारी युवक थे, उनके छोटे छोटे अपराधों के लिए भी ये क्या करता था, बड़ी बड़ी सजाएं सुनाया करता था, क्योंकि ये यहाँ का मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक था। इस दंडनायक के नाते ये क्या करता था, इनको सख्त सजाएं दिया करता था। इसी कारण क्रांतिकारियों के प्रमुख निशाने पर ये था। लेकिन गलती से ये बम क्या हो गया, जो श्रीमती कैनेडी है उसकी गाड़ी पर गिर गया, जिसमें श्रीमती कैनेडी और उसकी पुत्री मारी गई, यानी जज ये किंग फोर्ड ये बच गया। अब देखो इस सिलसिले में, इस केस के सिलसिले के अंदर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने पहले ही क्या कर दिया था, घबरा करके क्या कर दिया था, अपनी आत्महत्या कर ली थी, यानी खुद को ही गोली मार दी गई थी। जबकि 15 वर्षीय खुदीराम बोस को क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। शायद ये ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें इतनी छोटी उम्र में भी क्या दी गई थी, सजा दी गई थी। अब इस घटना के बाद इनका अगला मुख्य, यानी इस घटना से तुरंत बाद ही इस अलीपुर षड्यंत्र केस संपन्न होता है। अब देखो इस कांड के बाद, यानी मुजफ्फरपुर कांड के बाद, जो मानिकतला के अंदर जहाँ पर क्या था, क्रांतिकारियों का क्या था, अपना ठिकाना था। यानी यहाँ क्रांतिकारी क्या बनाते थे, अपना हथियार बनाते थे, उनका हथियार बनाने का कारखाना था। तब सरकार ने क्या किया, मानिकतला उद्यान और कलकत्ता के अंदर अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक जगह क्या करके छापेमारी की। और यही छापेमारी मानिकतला के क्रांतिकारियों का जो निवास स्थान है मुराकीपुर में, पुलिस ने यहाँ पर भी छापा मारा, जहाँ से उसे बम और बारूद आदि प्राप्त हुए। तो इसी कारण यहाँ पर अवैध हथियार रखने आदि, बम आदि बनाने के कारण ही अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 34 लोगों को क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। और इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस नाम से इन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमे के अंदर वारिंद्र कुमार घोष को क्या कर दी गई, फांसी यानी आजीवन कारावास की सजा दी। जबकि जो अरविंद घोष है उनको अच्छा जो मुकदमे की पैरवी करने के कारण उनको क्या कर दिया गया इस मामले में, हालांकि वो बच गए थे। इन क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार क्या हो गई, बड़ी चिंतित हो गई। और चिंतित ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई सारे अधिनियम जो सरकार लेकर आई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार कौन कौन से अधिनियम लेकर के आई थी, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम था 1908 इससे लेकर आई थी, और समाचार पत्र जो अपराध प्रेरक अधिनियम था 1908 उसे लेकर आई थी। अगला था राजद्रोहात्मक जो सभा निवारण अधिनियम 1911 उसको लेकर के आई थी। तो इस तरीके के जो सरकार है उसने क्या किया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सख्त से सख्त कानून लेकर आई थी। लेकिन जितना सरकार सख्त कानून लाती, क्रांतिकारी गतिविधियां उतनी ही बढ़ती गई। अब हम परिस्थितियां देखेंगे 1909 के अधिनियम की। अब देखो हुआ क्या था कि जो 1910 के अंदर लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इससे लॉर्ड मिंटो सेकंड कहा जाता, जो ये नाम है ना गवर्नर जनरल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1910 में भारत का क्या बना था, जब वायसराय बन करके ये भारत में आया था। और ब्रिटेन में जॉन मार्ले जो क्या थी भारत सचिव, इस समय क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था। अब देखो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां इस घटना को क्या कर रही थी, आक्रोशित कर रही थी। अब देखो इन दोनों ही, जो भारत सचिव था जॉन मार्ले और भारत का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो
द्वितीय। तो इनके समय का ये एक समय था, उस समय तक जब भूरा भारत क्या हो रहा था, जो राजनीतिक तरफ से अशांति की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसके बारे में हमने अभी जो अलीपुर षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर बम कांड आदि के माध्यम से देखा था। और इसके बारे में तत्कालीन जो गवर्नर था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिन्होंने भी इसके बारे में क्या कहा था कि उसने कहा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी जो राजनीतिक असंतोष है उसका गुबार छिपा है, उनमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। यानी लोगों के द्वारा जो आक्रोश है, यानी ये खुद भी मानते थे कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है उसका होना स्वाभाविक है और ये घटना की कभी भी बड़े पैमाने पर सामने आ सकती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों? क्योंकि इसको अधिनियम बनाने में दो प्रमुख व्यक्ति तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मिंटो द्वितीय और बार सचिव जॉन मार्ले का योगदान था। अब क्या था, जो 1892 के अधिनियम जो लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार, इससे भारतीय क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीयों की मांगे अधिक थी। लेकिन ऐसा इस 1892 के अधिनियम में भारतीयों को न तो राजनीतिक अधिकार दिए, नहीं उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। अब क्या थी, कांग्रेस काउंसिलों का विस्तार करने और उसमें सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि की मांग कर रही थी, जबकि इस 1892 के अधिनियम में उनकी ऐसी बात का जायज़ कोई निराकरण नहीं किया गया। इधर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाने के कारण इस विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया, बढ़ावा देने का काम किया था। और कांग्रेस के गर्म दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार करके उदारवादियों, यानी जो नरम दल के लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहती थी, संतुष्ट करना चाहती थी। और साथ ही सरकार कुछ समुदाय को अधिक सुविधा प्राप्त करके क्या करना चाहती, फूट डालना। यानी इसमें ऐसा समझ सकते हैं सरकार का दो तरफा कार्य था। एक तरफ तो सरकार खुद कांग्रेस को कमजोर करना चाहती थी, इसी कारण कांग्रेस का जब 1907 के अंदर बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गर्मपंथी जैसे तिलक जैसे इन लोगों का क्या कर दिया, दमन, लाला लाजपत राय जैसे लोगों का दमन किया, उनको सजाएं सुना दी, उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ जो नरमपंथी लोग थे, उन्हें अपने पक्ष के अंदर करने के लिए सरकार उनके लिए कुछ सुधार लेकर आना चाहती ताकि वो क्या हो, सरकार से जुड़े रहें। और इसी के लिए ये 1909 का अधिनियम लेकर आई थी। अब सरकार केवल कांग्रेस को संतुष्ट नहीं, साथ में सरकार हमेशा परमानेंट रूप से अपना शासन करने के लिए सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटिश सरकार का मतलब आपको ब्रिटिश सरकार, वो भारतीय संप्रदायों के अंदर फूट डालना चाहती थी। यानी जो हिंदू और मुसलमानों के आधार पर भारत को क्या करती थी, सरकार बांटना चाहती थी। और इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि 1906 के अंदर आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो लॉर्ड मांटो द्वितीय से मिला था और उन्होंने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, उनके लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं, उन्हें शासन में योग्यता के आधार पर उन्हें क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसमें लॉर्ड मिंटो ने उसको सकारात्मक आश्वासन दिया था। और उन्होंने मुस्लिम लीग को क्या किया था, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया था। और साथ साथ में जो कांग्रेस थी वो क्या करती थी, प्रतिवाद सुधारों की मांग करती थी। और जो इस समय कुछ अतिवादी जो घटनाएं थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, ऐसी घटनाओं का प्रभाव कम करने के लिए और जो राष्ट्रवाद की भावना जो उत्तरोत्तर बढ़ती होती जा रही थी, इनको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के क्या करना पड़ा, ये 1909 का अधिनियम उसको लेकर आना पड़ा था, है ना। तो इस अधिनियम के लिए क्या हुआ, वायसराय ने बार सचिव मार्ले की जो सहमति से एक समिति नियुक्त की और जिसमें विधान परिषद के अंदर जो प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद और इसमें संशोधन आदि जो सुझाव है उन पर था। तो इनको लेकर के जो सुधार लाए गए, उन्हीं सुधारों के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सुधार है। और इससे पहले जो इसके बारे में जो काउंसिलों के अधिकार आदि जो भी देने की बात थी, ये बिल्कुल ही सीमित रहा, क्योंकि मार्ले ने घोषणा की थी। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि नए सुधारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, तो वे गलत फहमी में है। यानी उनका लक्ष्य यही था कि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा और गुबार फैल रहा था उसको रोकना था, न कि भारतीयों को कुछ उन्हें राजनीतिक अधिकार देने थे, न ही किसी प्रकार का उन्हें प्रतिनिधित्व देना था, जिससे इसकी घोषणा से मार्ले ने पहले ही क्या कर लिया था, स्पष्ट कर दिया था। यानी इसका मकसद था, जो मार्ले मिंटो सुधारों का मकसद था, राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना
और मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़का करके भारतीयों के बीच जो बढ़ती एकता उसको क्या करना, रोकना। इसके लिए ही तो उन्होंने 1905 के अंदर जो बंगाल का विभाजन किया था। और इस तरीके से इन सुधारों का जो सबसे बड़ा प्रभाव वो यही पड़ेगा कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति जो मुसलमानों को प्रदान की गई थी, कालांतर में ये भारतीयों के जो सार्वजनिक जीवन को इन्होंने क्या कर दिया, जहर से भर दिया था, है ना। इसके बारे में लॉर्ड मिंटो ने भी कहा था, जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उसने कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी। और यही कड़वी फसल भारत के विभाजन के रूप में सामने आई थी। और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं शांति नहीं है, कई बार संघर्ष हो चुका है। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और प्रांतों की जो व्यवस्थापिका सभा उसका क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। यानी अब जैसा कि कांग्रेस और ये मांग कर रही थी तो इनको संतुष्ट करना था, तो इनको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं का क्या कर दिया, विस्तार, यानी इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और प्रांतों में पहली बार, इस लाइन को आप याद रखना, महत्वपूर्ण है, प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना। इससे पहले क्या होता था, इन प्रांतों के अंदर जो गैर सरकारी नहीं सरकारी लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन केंद्र में ये नहीं रखी गई। जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में, है ना, जरूर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें कुल 69 सदस्य होते थे, जिसमें से 37 सरकारी सदस्य और 32 क्या थे, गैर सरकारी सदस्य थे। और जो 37 चुने हुए जो सदस्य थे, है ना, उनमें से भी इन्होंने क्या किया, यानी जो कुल थे 32 जो गैर सरकारी जो सदस्य थे, 37 जो सरकारी थे उनके लिए तो कुछ नहीं करना था उनको, लेकिन 32 जो गैर सरकारी सदस्य थे उनमें से 5 तो नामजद यानी नॉमिनेट होते थे और 27 चुने हुए सदस्य थे। और 27 में से ही इनमें से 8 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई, 4 सीटें ब्रिटिश भूमिपतियों को दी गई और 2 सीटें क्या दी गई, जमींदारों के लिए आरक्षित। यानी कुल मिलाकर ये सारी सीटें निकालने के बाद सिर्फ 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए शेष रहती। तो इस तरीके से इस निर्वाचन पर जो विस्तार तो किया जरूर गया, लेकिन इसमें क्या किया, जो सांप्रदायिक तत्वों को बहुत ही बढ़ावा दिया गया था। दूसरा देखेंगे, विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई, सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ विभिन्न मुद्दों पर अपना मत देने का भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। यानी अब क्या करेंगे सदस्य अब क्या करेंगे, अब वो आर्थिक जो प्रस्ताव है उस पर बहस कर सकेंगे, उसके विषयों में संशोधन से संबंधित वो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे, यानी बजट और अन्य मुद्दों पर क्या करेंगे, वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। और उनको कुछ विषयों पर मतदान करने का, जो यहाँ पूछा मत देने का, सभी विषयों पर नहीं था, कुछ विषयों पर उन्हें क्या करना था, मतदान करने का भी अधिकार था। इसके अलावा उसे प्रश्न पूछने और साधारण प्रश्नों पर मतदान करने और साधारण प्रश्नों पर बहस करने, सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया था। यानी व्यवस्थापिका को इतने अधिकार देने के बावजूद भी गवर्नर और गवर्नरों के व्यवस्थापिका के प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था, है ना। यानी सभी इन अधिकार देने के पास भी ये क्या थे, लंगड़े थे, यानी इस सब का कंट्रोलर गवर्नर के पास था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर 2 ही बात, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के प्रांतों में पहली बार गैर सरकार के लोगों का वर्चस्व कब बना था, 1909 के नीचे। दूसरा था कि पूरक प्रश्न पूछने का तो अधिकार 1892 का अधिनियम था उसमें भी दे दिया गया था, लेकिन जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उसके अंदर नहीं था। तो जो पूरक प्रश्न है वो पूछने का अधिकार कब दिया गया था, इसी के द्वारा दिया गया था। यानी जब 1892 के अधिनियम था उसमें सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया था, लेकिन कोई उससे संबंधित पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था, तो वो अधिकार इसमें दिया गया। यानी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किस विधेयक से या किस अधिनियम द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा पॉइंट है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, है ना। तो किस तरीके से इस निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, जिसमें मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों
आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की। कहाँ कितनी सीटें, इसका मैं अभी पहले ही इसके बारे में क्या कर चुका हूँ, विवेचन कर चुका हूँ। यानी यहाँ पर क्या किया गया, पृथक सामुदायिक जो प्रतिनिधि मंडल लागू किया गया था जो मुसलमानों के लिए गया था, इसमें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के मामले में उन्हें विशेष रियासत दी गई थी और उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई। यानी अंग्रेज, जैसा कि मिंटो ने कहा था कि जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था उसने कहा था कि हम घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी, तो यहीं से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो सांप्रदायिकता की भावना है उसको बढ़ाने के लिए ये ऐसे प्रयास किए थे, जो 1906 से लॉर्ड मिंटो इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा था। अगला, गवर्नर जनरल को अपनी जो कार्यकारिणी होती है उस कार्यकारिणी में एक भारतीय को लेने का अधिकार। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कब ब्रिटिश सरकार ने या कौन से अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने किसी भारतीय को गवर्नर की कार्यकारिणी में लेना। तो 1909, यानी जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी में लिए गए प्रथम भारतीय कौन थे, एसपी चिन्ना थे, यानी जिसका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद या प्रसन्न चिन्ना था, सत्येंद्र प्रसन्न चिन्ना, जिन्हें इसके अंदर नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे 5वां पॉइंट, चुनाव में इच्छुक उम्मीदवार और मतदाताओं की योग्यता भी क्या की गई थी, निश्चित की गई थी, जिसमें मैंने अभी भी आपको बताया कि इन योग्यताओं का असमान विभाजन था। यानी जो इसका मुख्य आधार क्या था, मतदाताओं की योग्यता का आय थी, और आय वो क्या था, मुस्लिमों के लिए यानी मुस्लिम मतदाताओं के लिए हिंदुओं के मुकाबले क्या की गई थी, आय की योग्यता कम रखी गई थी। अब देखेंगे इस अधिनियम का जो आलोचनात्मक विवेचन यानी इसकी समीक्षा करेंगे, तो इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को क्या किया था, अपनाया था। यानी जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है उसका इसके अंदर नहीं लागू किया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को इसमें लागू किया गया। इसमें मतदाताओं की संख्या क्या रखेगी, अत्यंत सीमित रखेगी, और जो मतदाताओं हैं उनकी योग्यता भी बहुत ऊंची रखी है ना। बड़ी जो आय का जो सिद्धांत है, आयु की जो सीमा है वो भी बहुत ही बड़ी रह गई, और जिससे क्या हुआ, किसी भी वर्ग को लाभ नहीं हुआ। मुसलमानों के लिए कम रखेगी, लेकिन इससे मुसलमानों का एक छोटा ही वर्ग लाभान्वित हुआ, क्योंकि जो लालच दिया गया था इसी छोटे से वर्ग को दिया गया था, बाकी आम मुस्लिम को इससे कोई संबंधित नहीं था। अगला, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, ये व्यवस्था बहुत ही कड़वी निकल करके सामने आई थी। ये क्या थी, ये भारत के लिए बड़ी ही हानिकारक थी, जो भारत की एकता को नष्ट करने के लिए काफ़ी थी और आगे चल करके भारत के विभाजन के लिए भी उत्तरदायी बनी। इससे क्या हुआ, सांप्रदायिक राजनीति का प्रारंभ हुआ और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के मुकाबले अधिक स्थान दिया गया। इससे मुसलमानों को ये लगा कि अगर हम कांग्रेस का विरोध करेंगे और हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में स्वार्थी लोगों को लगा कि हम खाई खड़ी करेंगे, तो अंग्रेज हमारे लिए अधिक से अधिक स्थान सुरक्षित करेंगे, हमें अधिक से अधिक अधिकार देंगे। उन्हें अपने पृथक चुनाव मंडलों में तो मत देने का अधिकार था, साथ ही सामान्य मतदाताओं में के अंदर भी मत देने का अधिकार, यानी दोहरा अधिकार उन्हें प्रदान किया गया था, जो बिल्कुल ही अन्याय था क्योंकि उनकी संख्या कम थी। यानी यहाँ पर क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण स्थापित किया, उनको थोपा गया था। प्रांतीय परिषदों में गैर जो सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर जन की परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था, यानी केंद्र के अंदर जो थी गवर्नर जन की परिषद, उसमें इसका क्या था, बहुमत अभी। अब देखो, इसमें संसदीय संस्थाएं तो स्थापित की गई, किंतु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया, क्योंकि इसके बारे में मार्ले ने पहले ही कह दिया कि अगर कुछ लोग समझते हैं कि नए सुधारों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, तो वे गलत फहमी में, तो ऐसी कोई वो बात ही नहीं रखना चाहते थे। वो सिर्फ भारतीयों को क्या करना चाहते थे, भ्रमित करना चाहते थे। यानी इसमें संसदीय प्रणाली तो दी गई भारत में, लेकिन भारतीयों को क्या नहीं दिया गया, उनको उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन व उत्तरदायी प्रक्रिया की क्या की जाने लगी, आलोचना की जाने लगी, है ना। भारतीयों ने इस विधानमंडलों की भी क्या की, सरकार की आलोचना करने का एक मंच बनाकर इसको प्रयोग में किया, और बहुत सारे मुद्दों पर क्या किया, भारतीयों ने इस सरकार के खिलाफ यहाँ से क्या उठाई थी, अपनी आवाज उठाई थी। तो ये था आपका 1909 का अधिनियम।
अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट को हटा दिया गया है ना, यानी ये आपको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको जल्द ही अगला पार्ट कौन सा पढ़ना है उसको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखेंगे 1919 का अधिनियम, भारत सरकार जो अधिनियम है या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंदर। तो देखो इस समय हो क्या रहा था, ब्रिटिश सरकार के अंदर जो भारत मंत्री था एडविन मॉन्टेस्क्यू तथा उस समय का तत्कालीन जो भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसने 1918 के अंदर जो संवैधानिक सुधार हैं, संवैधानिक सुधारों के लिए एक योजना सामने रखी और जिसके आधार पर क्या हुआ था, ये भारत सरकार अधिनियम बना था। अब इसमें था क्या, इस कानून के अनुसार जो प्रांतीय जो विधायी परिषद है उनके आकार को बढ़ाया गया तथा निश्चित किया गया कि इसमें अधिकांश सदस्य क्या हुए, चुनाव से जीत कर आए। इसके अलावा इस अधिनियम से दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को क्या दिए गए थे, अधिक अधिकार दिए थे। इस प्रणाली के अंदर वित्त, कानून व्यवस्था आदि कुछ विषय क्या कर दिए गए, आरक्षित घोषित करके इन्हें गवर्नर जनरल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। जबकि कुछ विषय जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंदर उन्हें क्या किया, विधायिका के सामने जो उत्तरदायी मंत्री होते थे उनके नियंत्रण में दे दिया। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ ये था कि जिन विभागों में काफ़ी धन खर्च होता था वे तो हस्तांतरित होंगे, यानी उन पर कोई पैसा देना नहीं था, मगर उनमें जो पैसा देने वाला विभाग था वित्त, उन पर पूरा क्या होगा, गवर्नर का अधिकार होगा। इसके अलावा गवर्नर क्या करेगा, अपनी समझ से भी विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों की आज्ञा को क्या कर सकता था, रद्द भी कर सकता था। अगर कोई ऐसा काम होता था जिससे वो रद्द भी कर सकता था। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, एक तो निचला सदन यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक ऊपरी सदन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर एक क्या की गई थी, इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। साथ में केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था और केंद्र में 2 सदन वाली, जिसके बारे में अभी बता दिया, और प्रांतीय जो विधान सभाएं हैं उनका सांप्रदायिक आधार पर गठन किया गया, यानी जो सांप्रदायिकता है उसको इसके अंदर क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं ताकि वो अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपना लाभ उठा सके। और एक सभी आप सबसे जो बात कहना चाहूँगा वो बात यह है कि अगर आप सभी मुझे सम्मिलित रूप से अच्छा सा सहयोग दे, सहयोग मतलब आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, तो क्या होगा, जो मेरे लिए मदद होगी और मेरी मदद होगी तो वो मदद मेरे लिए सारी, आप जो भी यूट्यूब से जो कुछ भी मदद मिलेगी वो सारी मदद मैं टेक्नोलॉजी पर लगाऊंगा। यानी आने वाले समय के लिए अगर आप मेरी मदद करो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा, तो ताकि इसके लिए आवश्यक कुछ और भी चीज़ें मैं इसके लिए क्या करूं, खरीद सकूं। जैसे अभी मैंने आवाज़ पहले समस्या थी तो इसके लिए मैंने एक स्पीकर लाया है और भी चीज़ें ऐसी काफ़ी सारे इसमें गैजेट लगते हैं, उन गैजेट्स को भी मैं ख़रीदने में सक्षम हो पाऊँ। तो आपसे कोई रुपया नहीं मांग रहा हूँ, आपको सिर्फ हेल्प करनी है कि चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो करना ही है, लाइक, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें आप, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे हेल्प मिलेगी और मुझे हेल्प मिलेगी तो आपको भी मैं अधिक से अधिक हेल्प कर पाऊँगा, सहायता कर पाऊँगा, अच्छा अच्छा मैटर आपके लिए लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारतीयों को ये आशा जगी। अब भारतीय क्या कर रहे थे, भारतीयों को कुछ अलग ही आशा थी, है ना, कि अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करते हुए युद्ध के बाद क्या करती थी, स्वशासन प्रदान करेगी, है ना। इसके लिए भारतीय क्या कर रहे थे, युद्ध के समय अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन उनकी ये बात जब इस समय में कह सकते हैं बेईमानी ही साबित हुई, यानी इस बात का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नीयति और ही थी। यानी ये वो समय था जब ब्रिटिश
यानी जो कह सकते हैं मित्र राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध से उबर चुके थे, इसमें इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब हुई थी। इस युद्ध में भारतीयों के सहयोग के कारण ही इनकी जो भी इज्जत थी, इनको विजय प्राप्त हुई। इसी कारण भारतीयों को आशा थी कि सरकार युद्ध के बाद क्या करेगी, उन्हें कुछ ऐसे कानून लाएगी, उनमें संवैधानिक संस्थाओं का क्या करेगी, विकास करेगी। और बहुत सारी आशाएं भारतीय इस समय लिए हुए थे, उन्हें काफ़ी सारी सुविधाएं की उनकी चाह थी। लेकिन जब अधिनियम आया तो इनकी सारी चाह क्या हो गई, ये गड़बड़ हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। पहले तो उन परिस्थितियों के बारे में, उन उत्तरदायी कारकों की बात करेंगे जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार को लाने के लिए मजबूर किया। वो कारण क्या था? उस कारण के अंदर एक तो कारण ये था कि भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909 था, इससे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। और ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, अब सूरत विभाजन के बाद गर्म दल के सदस्यों पर उसने कार्रवाई की और नरम दल के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए 1919 का अधिनियम लेकर आई थी। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें और भी फुसलाने के लिए थोड़ा सा, ताकि वो क्या करे, सरकार का समर्थन करे, इसके लिए सरकार क्या करती थी, एक और कानून लाना चाहती थी। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1919 में लखनऊ समझौता हो गया, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन तिलक के प्रयासों से दोनों के बीच में समझौता हो गया, जिनसे इनका साथ कार्य करने की संभावना बनी। यानी अब ये लगने लगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर कार्य करेगी, और इससे भी ये ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव गया कि वो ऐसा कानून लेकर आए ताकि क्या हो, ये मिलकर के कार्य कर सके। इसका भी दबाव बढ़ा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसमें सांप्रदायिक विभाजन किया, लेकिन जो भी किया ब्रिटिश सरकार के ऊपर इसका दबाव गया, और यही कारक था कि ब्रिटिश सरकार को 1919 का अधिनियम लेकर के आना पड़ा था। इधर क्या हुआ, जब बीच का समय जब कोई आंदोलन नहीं चला था, तब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। इस आपके चैप्टर से ये हटा दिया गया, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें चलाकर भारत में स्वशासन की मांग की, है ना। यानी उन्होंने कोई अलग से नहीं, स्वशासन, जैसा स्वशासन इंग्लैंड के अंदर जो डोमिनियन स्टेट अन्य हैं उनको प्राप्त है, वैसा ही स्वशासन इन्होंने भारत में प्राप्त करने की मांग की थी। यानी भारतीयों द्वारा क्या की गई थी, स्वशासन की इसमें तीव्र मांग की गई थी। और अगला, कांग्रेस में पुनः गर्म दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। यानी क्या था, ये वही जो मैंने पहला पॉइंट दोहराया कि कांग्रेस में गर्म दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। यानी सरकार को क्या करना पड़ेगा, नरमपंथी थे उनको क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा, यानी उनको मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी ऐसी एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार ला करके उनको क्या करनी थी, थोड़े समय के लिए शांत करना चाहती थी। और भी कुछ कारण थे। यानी प्रथम जो महायुद्ध हुआ उसमें भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूरा सहयोग दिया था, जिसके बारे में क्या युद्ध उपरांत उन्हें किसी ऐसे अधिनियम की भी आशा थी, जो हमने पहले पॉइंट के अंदर भी पढ़ा था। इसके अलावा जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू था, वो उदार व्यक्तित्व माना जाता था और उसकी भारत सचिव के पद पर नियुक्ति की गई थी। हालांकि जितना उदार उसको माना गया, उतना उदार इसके अंदर नहीं था। तब क्या हुआ, भारत सचिव जो मॉन्टेस्क्यू था, 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की कि भारत में कर्मश उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्थाओं का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। क्योंकि इस समय जो भारतीयों की मुख्य मांग थी वो क्या थी, स्वशासन की प्राप्ति थी। तो इसने इसी मांग का समर्थन करते हुए इसमें घोषणा की कि धीरे धीरे कर्मश रूप से, यानी लगातार धीरे धीरे क्या करेंगे, हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की स्वशासन की संस्थाओं का हम विकास करेंगे। इन सभी कारणों से, ये सारे के सारे कारण थे, इन से यानी क्या था, ये अगला जो अंतिम कारण था, ये मॉन्टेस्क्यू की घोषणा। इन सभी कारणों से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम 1919 की भूमिका बनी थी। मॉन्टेस्क्यू इस समय भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, जैसा कि मैंने आपको इसके प्रारंभ में ही बता दी। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में। तो इसमें पहली जो विशेषता है वो प्रांतों में क्या कर दिया, द्वैध शासन यानी डायरेसी की क्या की स्थापना की गई। यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो सुरक्षित यानी रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बांटा गया। इसमें क्या था, सुरक्षित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के परामर्श से करता था, जबकि सुरक्षित विषयों में कौन थे, पुलिस, जेल, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय आदि यानी प्रमुख जो महत्वपूर्ण विषय थे वो सुरक्षित विषयों में के अंतर्गत रखेंगे। जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाते, जो किसके प्रति जिम्मेदार थे, विधान परिषद के अंदर जिम्मेदार थे।
इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय हैं उन विषयों में क्या थे, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण आदि, यानी अधिक खर्च वाले विषय इनके अंदर थे शामिल। लेकिन इनके लिए महत्वपूर्ण जो वित्त जैसे महत्वपूर्ण मामले थे वो क्या थे, सुरक्षित विषयों के अंदर थे। अब थोड़ा सा हम इस द्वैत शासन के बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे कि आखिर ये प्रांतों के अंदर जो उत्तरदायी की सरकार की स्थापना का उद्देश्य करके जो ब्रिटिश सरकार ने द्वैत शासन की व्यवस्था की जो प्रणाली लागू की थी, आखिर इसका जन्मदाता कौन था। तो इसका जन्मदाता था सर लियो नीलकोटिस। सर नियोलिस कोटिस ये क्या थे, सर नीलकोटिल ये क्या करते थे, इसके जनक थे, जिन्होंने इससे पहले भी देखो था, जिन्होंने सर भूपेंद्र बसु के लिए एक सत्र में भी इस व्यवस्था का क्या दिया था, स्पष्टीकरण दिया था। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो इसके लिए जिम्मेदार थी। अब इस व्यवस्था के अंदर जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और सैम्सफोर्ड ने क्या किया, अपना कर जो प्रांतीय सरकार है उनको क्या किया था, इसमें पूर्ण स्थान देने का प्रयास किया था। यानी इस प्रणाली के अंदर जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का जो अभी हमने देखा उसका दो भागों के अंदर बंटवारा कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये दो भागों के अंदर उसने बंटवारा करके इन्होंने क्या किया था, जो प्रांतों को जो पूर्ण जो स्वायत्ता की जो बात है उस बात को देने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। अब देखो यहाँ विषय तो बांट दिए, सुरक्षित और क्या था, हस्तांतरित, यानी हम समझ गए होंगे आप सभी। यानी आरक्षित विषयों का शासन कौन करेगा, गवर्नर जो प्रांत का गवर्नर होगा वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से करेगा। और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर किसकी सहायता से, भारतीय मंत्रियों की सलाह से करेगा। जो प्रांतीय गवर्नर है वो भारतीय मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं था, और साथ में उसको आपातकालीन अधिकार भी, यानी किसी भी प्रकार के अगर भारतीय मंत्री कोई प्रस्ताव पारित कर देते थे तो उस प्रस्ताव को रद्द करने का भी उससे अस्ताव था। अब देखो मंत्री क्या होते थे, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि ऐसी स्थिति गवर्नर की नहीं थी। गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद के सदस्य वो क्या थे, न तो गवर्नर था और न ही उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, यानी वो नहीं थे। अब देखो प्रांतों में एक और अधिकार था कि प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर क्या करता था, गवर्नर को यह अधिकार दिया था कि वो राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। यानी जब जैसे स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे विषयों के लिए पैसों की आवश्यकता के लिए अगर टकराव होगा, पहले तो गवर्नर इनका खारिज कर सकता, अगर नहीं होगा तो इसी टकराव का वो लाभ उठा करके क्या कर सकता था, इन हस्तांतरित विषयों को भी अपने अधिकार में ले सकता था। इसके अलावा एक बात और थी कि बाढ़ सचिव और जो गवर्नर जनरल था कौन सा, जो भारत का, वो आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप भी कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। उनमें हस्तक्षेप शक्ति करने की शक्ति सिर्फ प्रांतीय गवर्नर को थी। तो ये ध्यान रखना, इसकी महत्वपूर्ण बात थी। अब अगला जो देखेंगे है ना, ये सारे पॉइंट मैंने अभी आपको जो समझा दिए, इसके अंदर जो यही था कि गवर्नर कार्यकारिणी की उपाधि के प्रति क्या था, उत्तरदायी न होकर के क्या था, गवर्नर के प्रति, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति, इसके नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसको था, गवर्नर को। गवर्नर विधानसभा को भंग करके प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकता था, निषेध कर सकता था। अब क्या था, अगला जो पॉइंट इसका है वो पॉइंट है केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। यानी इसके अंदर केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का दो भागों के अंदर क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। अब इन दो भागों में कैसे बंटवारा किया गया, वो बंटवारा ऐसे किया गया कि केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिकरण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासत संबंध आदि इन विषयों को केंद्रों के अधीन रखा गया, जबकि बाकी कुछ विषय जिसमें स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस जैसे विषय किसको दे दिए गए, प्रांतों को दे दिए गए। इस तरीके से जो इन्होंने प्रांतीय स्वायत्ता की जो बात कही थी वो इसी के अंदर इनको प्रांतों को क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। यानी इसके अंदर क्या हो गया, इनको दो भागों के अंदर इनके विषयों का बंटवारा कर दिया गया। अब अगली बात देखेंगे, 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी विधायिका की, कैसी, दो सदन वाली विधायिका की स्थापना की गई थी। पहली बार, ये शब्द आप ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न हमेशा यहीं से आता, पहली या आखिरी बार। तो कौन से अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी यानी दो सदन की विधायिका की व्यवस्था की गई, तो वो था 1919 का दिन। इसके द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसका पहला उच्च सदन को राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से
जबकि दूसरा निम्न सदन जिसे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना गया। अब देखो इसमें क्या था, जो निम्न सदन था यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके अंदर कुल 144 सदस्य थे होने थे, और जिनमें से 41 सदस्य नॉमिनेट थे यानी नामजद होने थे, जिन्हें क्या करना था, मानद रूप से चुना जाना था। और दूसरा सदन था जो उच्च सदन था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे, इसके अंदर कितने थे, 26 सदस्य तो क्या होंगे, सरकार की तरफ से नॉमिनेट होंगे, और 34 चुने हुए सदस्य होंगे, यानी इसमें कुल 60 सदस्यों का ये आयोग जो इस सदन का गठन किया गया था। अब गवर्नर और जनरल जो था और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन पर हालांकि विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार का जो है प्रांतीय सरकारों पर क्या था, अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा जो वोट देने का अधिकार वो भी बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर इसमें दिया गया था। अब जो अगली जो बात है उस बात की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको ये बात कह दी कि दो सदन के अंदर बंटवारा कर दिया गया, सदस्यों का मैंने आपको विभाजन बता दिया कि किस तरीके से इन सदस्यों का अलग अलग विभाजन किया गया था, है ना। और इनमें भी देखो, अब जो सांप्रदायिक इस प्रणाली की बात कर लेते हैं हम पहले, है ना। वैसे केंद्र के अंदर तो क्या कर दिया था, वैसे केंद्र में सांप्रदायिक आधार पर जो अभी व्यवस्थापिका देखी थी हमने, इस व्यवस्थापिका के क्या कर दिया था, अलग अलग भागों के अंदर इसको बांट दिया गया था, है ना। जैसे 52 सीटें सामान्य की थी, 30 मुसलमानों की, 2 सिखों की, 20 अन्य विशेष सदस्यों की, ऐसे अलग अलग जो, और ऐसे जो निम्न सदन यानी जो अपने उच्च सदन यानी राज्य परिषद तो थी, उसमें भी क्या था, जो 34 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 20 सामान्य, 10 मुसलमान, 3 यूरोपियन, 1 सिख। तो इस तरीके से सांप्रदायिक आधार पर क्या कर दिया गया था, केंद्र में बंटवारा कर दिया गया था। और जो केंद्रीय विषय हम देखें तो उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब एक और बात की कि 8 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, और इन तीनों भारतीय सदस्यों को क्या किया गया, विधि है, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग इनको सौंपे गए थे। यानी जो विभागों का बंटवारा 2 भागों में अलग अलग किया गया था, केंद्र और प्रांत, उनमें से उनको ये लिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या जो 1900 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी, उस समय 1 सदस्य संख्या थी, तो उसको बढ़ाकर अब कर दी 3। अब गवर्नर परिषद के अंदर जो कार्यकारिणी है गवर्नर जनरल की, उसमें 3 सदस्य भारतीय लिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या था, अब अगला पॉइंट है प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। यानी 1909 का अधिनियम जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, उस अधिनियम के प्रावधानों जारी ही नहीं रखा गया, बल्कि उसका क्या किया, विस्तार यानी और बढ़ावा दिया गया। या मुसलमानों के अतिरिक्त यानी मुसलमानों का नाम यूरोपियनों को, एंग्लो इंडियन को, भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव मंडलों में से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। इस तरीके से अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की नीति है उसका बहुत जितना वो चाहते उतना यहाँ पर उन्होंने प्रयोग करके भारतीयों को क्या किया था, विभाजित करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था। इसके अलावा जो अगला 5वां पॉइंट है वो है इंडिया काउंसिल के कुछ कार्यों जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए एक व्यक्ति की एक संस्था का गठन किया गया, भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर का प्रावधान किया गया था। अब देखो ये क्या करेगा, भारतीय उच्चायुक्त, इसकी जो नियुक्ति है भारत सरकार के परामर्श से वहाँ का क्या करता था, सम्राट करता था। ये जो इंडिया काउंसिल के जो कार्य थे उसकी जगह जैसे व्यापार है, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा है, तो इनसे संबंधित जो कार्य ये इसको करना था। हालांकि इसकी नियुक्ति कौन करेगी, भारत सरकार यानी कंपनी ही करेगी, और कंपनी के परामर्श से ही वहाँ का क्या करेगा, सम्राट इसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो इस तरीके से ये वो मुख्य बातें थी जिनके बारे में 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था, और इन्हीं प्रावधानों को आज हमने इसके अंतर्गत देखा था। और भी काफ़ी सारी बातें इसके अंदर जैसे कही गई कि इसमें जो सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते, हालांकि वो पहले भी था, अनुपूरक मांगे दे सकते थे, स्थगन का प्रस्ताव ला सकते थे, वो बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये बात ये थी कि बजट का 75% जो हिस्सा था वो सदस्यों की सहमति के बिना ही पारित किया जा सकता था। लेकिन अगर बजट का सदस्य विरोध भी करें तो उसका केवल 25% हिस्से पर ही रोक लग सकती थी। इसके अलावा कुछ भारतीय जो सदस्य थे उनको सरकार की स्थायी समितियाँ जैसे वित्त समिति है, सार्वजनिक लेखा समिति है आदि में नियुक्त करने का कार्य दिया गया। तो इस तरीके से ये वो मुख्य प्रावधान थे जिनका उल्लेख इस अधिनियम के अंदर किया गया था।
अब देखेंगे इसकी आलोचना, इसका जो आलोचनात्मक विवेचन या कह सकते हैं इसका मूल्यांकन हम करेंगे। तो पहला क्या था, इसकी आलोचना प्रांतों में द्वैध शासन के रूप में मुख्य रूप से की जाती है। किसके रूप में? द्वैध शासन। अब वो कब से कब लागू रहा? द्वैध शासन लागू रहा 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक। इस अधिनियम द्वारा ये द्वैध शासन लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1921 से लागू हुआ था और 1 अप्रैल 1937 तक ये लागू रहा था। अब प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया था? सुरक्षित और जो हस्तांतरित विषय उनका जो विभाजन किया गया था वो विभाजन बढ़ाई अव्यवहारिक था, यानी व्यवहारिकता नहीं थी उसमें, क्योंकि देखो किसी भी प्रकार का उसमें तालमेल नहीं रखा गया था, सभी दे दिया। जैसे अधिक पैसों की जरूरत वाले जो विषय थे, है ना, वो विषय किसके अधिकार में दे दिए गए? भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जबकि वित्त जैसे जो रुपए की व्यवस्था वाले विभाग थे वो सुरक्षित विषयों के अंदर उनको डाल दिया गया था। तो इस तरीके से बड़ा ही कुटिलतापूर्ण तरीके से इसके विषयों का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। अब अगला क्या, जैसे इसी को समझाया गया कि औद्योगिक विकास एक हस्तांतरित विषय था, परंतु श्रम विभाग क्या था? सुरक्षित विषय था। सारे प्रशासन की धुरी, वित्त विभाग भी सुरक्षित था। सबके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? और औद्योगिक विकास के लिए श्रम चाहिए, जो कि श्रम विभाग सुरक्षित विषय था। और अंग्रेज कोई ऐसा भारत के अंदर विकास करना नहीं चाहते थे, जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि विषय भारतीय मंत्रियों के पास में थे। जबकि जो अगले थे हस्तांतरित विषय, जो क्या थे? भारतीय मंत्रियों के हाथ में जो प्रांत की विधानसभा के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे, यानी इनमें संयुक्त उत्तरदायित्व था। और इस संयुक्त उत्तरदायित्व का बाकी में क्या था? अभाव था, यानी ये विधानसभा के प्रति तो उत्तरदायी भारतीय मंत्री, संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं था। और साथ में इसमें जो प्रांतीय विधानसभा है वो भी क्या करती थी? इन्हें हटा सकती थी। इसी कारण शायद सैद्धांतिक आधार पर ये क्या रहा था? विफल रहता। अगले जिस पॉइंट की तरफ हम चर्चा करेंगे वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी क्या थी? गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी वो क्या थी? अभी भी भारत सचिव के प्रति और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी थी, न कि वो यहाँ की भारत की संसद के प्रति। जो केंद्र के अंदर 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना की गई द्विसदनी, उसके प्रति ये जिम्मेदार नहीं थी। इसके अलावा जो गवर्नर जो जनरल था, व्यवस्थापिका की क्या थी? अभी भी सलाह को ठुकरा सकता था, यानी वो क्या करता था? इसकी बात को इग्नोर भी कर सकता था। तो इसमें जो केंद्र में द्विसदनी जो विधायिका की स्थापना की व्यवस्था की गई थी वो भी उतनी नहीं थी। इसके अलावा इसके अंदर क्या किया? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और भारत का जो राष्ट्रीय आधार पर जो संगठित होने का क्या था? प्रयास था उसको, यानी भारतीयों को राष्ट्रीय आधार पर जो संगठित हो रहा था उस संगठित होने को रोकने का कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ताकि सभी भारतीय क्या हो? आपस में बंटे रहे। और भी बहुत सारे आधार है जिनके आधार पर इनकी हम आलोचना कर सकते हैं, जैसे मताधिकार भी बहुत ही सीमित मात्रा में दिया गया था। विषयों का तो हम देख ही चुके हैं, गवर्नर परिषद भी हमने देखा है। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो सीटों का बंटवारा किया गया था वो प्रांतों के महत्व के आधार पर थी, न कि यहाँ राष्ट्रीय जरूरत। जैसे पंजाब का अंग्रेजों को सैनिक दृष्टि से अधिक महत्व था, उनको अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। बम्बई का वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक महत्व था, उनको अधिक। और जो विषय का विभाजन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अंग्रेजों ने अपने हित के लिए ही निर्धारित की थी। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण मैं दूंगा, जो उस समय मद्रास के मंत्री थे के.वी. रेड्डी। के.वी. रेड्डी ने इसके बारे में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। यानी सिंचाई मंत्री सिंचाई विभाग के बिना क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके से इस अधिनियम को बड़ा ही क्या था, यानी भारतीयों को क्या था, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक क्या था? नया जाल था। यानी सभी भारतीयों ने क्या किया? इसके प्रस्तावों को निराशाजनक बताया और इसे अजनक बनाकर इसकी जगह प्रभावी सुशासन की मांग रही, और इससे एक तरीके सभी भारतीयों ने इसे क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर में और देखेंगे, इससे बारे असहयोग आंदोलन के बारे में और बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रयास करेंगे। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।